सुहेल वराइट साहब कहता है कि ये कंपनी नहीं चलेगी। पूरे पाकिस्तान के, चाहे वो सिंधी हैं, पंजाबी हैं, बलोच हैं, पश्तून हैं, कश्मीरी हैं, सराइकी हैं, बल्ती हैं, वो किसी भी कौम से उनका ताल्लुक हो, इसी आइन ने जोड़ रखा है। हमारे पास एक है एसेट रिकवरी यूनिट, यानी जो भी हम करप्ट लोगों की पैसा रिकवर करते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि कानून पास करके वो सारा जो पैसा है वो सब तालीम की तरफ डायरेक्ट कर दो। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ईंट से ईंट पे जाने निकले थे तो बाकी सब ने हमें क्या कहा कि हम सिर्फ अपना करप्शन बचाने बयानात देते हैं। मुझे उम्मीद है कि 20 तारीख को अपोजिशन अपने से बड़ा कोई फैसला नहीं करेगी, ना वो कर सकती है। इसहाक डार ऐसे लगता है कि उसके बाप की साइकिल की दुकान नहीं थी, मेफेयर में कोई मर्सिडीज का शोरूम था। इंडियन साजिश थी कि इस मुल्क में शिया सुन्नी फसाद कराया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। सियासी हलचल में बहुत सारे अहम इशू इग्नोर भी हो जाते हैं। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर ज़्यादती का वाक़या और उसमें जो दरिंदा असल है आबिद अली, वो अभी तक मफरूर है। इसी तरह मरी में एक होटल में फैसलाबाद की एक फ़ैमिली के साथ, ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की गई, उन्हें बाकायदा ज़दोकूब किया गया। यहाँ इस्लामाबाद के रेड जोन में एक जज साहब पर तशद्दुद हुआ। PTI की MPA आबदा राजा के खामन ने उन्हें रेड जोन के अंदर मारा। तशद्दुद के ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं, लेकिन हम तो सारी सियासत पे ही बात करते हैं। हुकूमत मुश्तरका इजलास में बिल तो पास करा चुकी, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तकरीर में, जिसमें उन्होंने इसहाक डार साहब के वालिद की साइकिल की दुकान और ग्वाल मंडी रहने वालों का मजाक किया, उस पर सख्त रद्द अमल आ रहा है। शेख रशीद ने तो आज कह दिया कि APC में अपोजिशन अपने से बड़ा कोई फ़ैसला नहीं लेगी, लेकिन पाकिस्तान बार कौंसिल ने आज एक प्री APC बनाकर कम अज़ कम आवाम के सामने सियासी जमातों का, अपोजिशन के लीडर्स का एक माइंड सामने रख दिया। हम इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। मेहमानों का तारफ़ करा देता हूँ। हमें ज्वाइन किया है सरदार नबील गबोल साहब ने, पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे सदाकत अली अब्बासी साहब, MNA हैं PTI के, और हमारे साथ मौजूद होंगे मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब, नून लीग के रहनुमा हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सदाकत अली अब्बासी साहब, वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में खिताब किया, आप भी मौजूद थे। ये फरमाइए, इसहाक डार के वालिद साहब, उनकी साइकिल की दुकान थी नहीं थी, फिर गवाल मंडी में बड़े मुहब्बे वतन लोग रहते हैं, मियाँ शहबाज शरीफ यही कह रहे थे। ये इतनी नफ़रत और हकारत से क्यों इन लोगों को एड्रेस किया गया? राय साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपके चैनल के ज़रिए पाकिस्तान के लोगों को एक मुबारकबाद देनी है कि कल असम्बली में बड़ा तारीख़ी कानून पास हुआ और पाकिस्तान को उस ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए हमारी बड़ी कोशिश थी कि हम कानून साजी करें, और कुछ लोग थे जो चाहते थे कि वो कानून साजी ना हो और पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाए। तो अल्लाह ताला ने जो ग्रे लिस्ट करने वाले से निकालने वाले थे उनको कामयाबी दी, और मैं समझता हूँ कि मैं भी फ़ख्र महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान के लिए जो वोट देने वाला एक बंदा मैं भी था। अब दूसरी बात है, वज़ीर आज़म ने उस सारी तारीख उसकी बयान की कि क्या वजह रही और क्या मसला रहा कि क्यों हम ग्रे लिस्ट में, हमें किसने डाला, मुस्लिम लीग नून ने। निकालने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये टेबल पे 38 पॉइंट का नैब है, उसमें 34 पॉइंट चेंज करने की बात कर रहे हैं। किसी के वालिद जो फौत हो गए, जो मरहूम हैं, अब उनके बारे में इस तरह की तंजिया गुफ्तगू, मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे। मैं उधर ही आ रहा हूँ, आपका सवाल समझ गया था। मैं कहना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म का इस अकाउंटेबिलिटी पे ये कह देना कि आए बैठे आपकी हर बात मानेंगे, लेकिन ये जो हमें आप फैटफ जैसे इशू पे भी हमें ब्लैकमेल करते हैं कि हम आपको करप्शन का केस माफ़ करें, तो उन्होंने तारीख बताई कि ये कहते हैं हमने देले की करप्शन नहीं की। तो आपकी जहां आपने स्टार्ट किया था, आज आपके असासे कहाँ हैं? और इतने ज़्यादा असासे, अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है, लंदन में आपके फ्लैट्स हैं, मनी लॉन्ड्रिंग होती रही, आपने 1992 में वो एक्ट लेकर आए जिसमें आपने मनी लॉन्ड्रिंग को हलाल करार दिया, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया। तो ये सारे उस पैराए में है। वो बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के को लूटने वाले लोग यहाँ से पैसा लेके मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर लेकर गए। इसहाक डार साहब की वालिद साहब की साइकिल की दुकान होना फ़ख्र की बात है, लेकिन काश
वो आके नहीं, पाकिस्तानी लेकिन ये फखर कल फखरिया अंदाज में बयान नहीं किया गया। इधर रुकिएगा, ये कोई फखर की बात, फखरिया अंदाज की बयानबाजी नहीं, आज उनके बिलियंस के असासे हैं और हुकूमत की वजह से आपका पॉइंट आ गया, करप्शन टारगेट है, आपका पॉइंट आ गया। सरदार साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। आज वजीर आजम कह रहे थे कि जो करप्शन के पैसे हम वापस लाएंगे, एसेट रिकवरी यूनिट शहजाद अकबर साहब का जिसको हेड करते हैं, हम उन पैसों से तालीम के लिए वो पैसा खर्च करेंगे। ये पैसे कहाँ से आएंगे? लोगों की तो जमानतें हो रही हैं, आज तक पता नहीं एसेट रिकवरी यूनिट ने कितने पैसे रिकवर किए हैं, लेकिन एक कह देना कि पैसे आएंगे, हम उससे तालीम में इजाफा करेंगे, ये फिजिबल वायबल लगता है आपको? इमरान खान को देखो ना, शेर अंडा दे या बच्चा दे उसकी मर्जी है। खान जो कहता है उसको कोई कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है वो वजीर आजम जिस तरह बने हैं, तो हम उनकी बातों को इसलिए माइंड नहीं करते कि ये तो उनकी मेहरबानी है कि पार्लियामेंट का तकद्दुस का वो बहुत ख्याल रखते हैं, तो वो गालियां नहीं देते हैं। हालांकि वो उनको बड़ा शौक है गालियां निकालने का। तो उन्होंने सिर्फ ये एक छोटी सी बात जो बहुत बुरी लगी है मुस्लिम लीग नून वालों को, वो वहां पे कह दी, वरना अगर उसके बस में होता तो शायद वो गालियां भी देता वहां पर। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो रिकवरी एसेट्स जो यूनिट बनाया, ये आप जो बताया 368 अरब रुपए जो नैब के चेयरमैन ने उस दिन कहा कि हम रिकवर कर चुके हैं, कोई मामूली चीज नहीं है। 368 अरब रुपया एक बहुत बड़ी रकम है। तो वो क्यों नहीं लगाते आप एजुकेशन के ऊपर और हॉस्पिटल्स के ऊपर? वो लगाएं, कम से कम आप दिखाएं तो सही, कुछ तो करके दिखाएं कि आपने चोरों से, डाकुओं से जो चीजें रिकवर की है वो आपने गरीब आवाम पे लगाया। आप कुछ नहीं करें। आप ये बिजली का इतना बड़ा मसला दोबारा शुरू हो गया, कराची में 10-10 घंटे की लोड शेडिंग शुरू हो गई है, मेरे ख्याल में पंजाब में भी हो रही है। आप बिजली तो दें। आप ये जो बारिशों का आपने यहाँ वादा करके गए कराची के अंदर के मैं पता नहीं 1100 अरब रुपया दूंगा, वो तो ऐलान किया, बाकायदा पैकेज का ऐलान किया ना सरदार साहब। मैं यही कह रहा हूँ, ये ऐलानात सिर्फ ऐलानात के तक है। ये ऐलानात बाद में पता चला उसमें 802 अरब होते हैं सिंध के पास पहले ही मौजूद थे अमाउंट। तो बात यह है कि सिर्फ ऐलानात नहीं होने चाहिए, आप रिकवरी करें। हम तो कहते हैं, आपने कल बिल पास करवाया, अभी सदाकत ने कहा आपको बहुत मुबारक हो भाई। अगर आपके इस बिल पास करने से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट से बच जाएगा, तो एज अ पाकिस्तानी मैं बड़ा खुश होऊंगा कि मेरा मुल्क जो है वो ब्लैक लिस्ट में नहीं किया इस बिल पास करने में। मैं आपको भी मुबारकबाद दूंगा, मैं पीटीआई की हुकूमत को मुबारकबाद दूंगा। लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कि इसके साथ आप लोग ने इतना बड़ा मलबा जो अपने लिए एक मुसीबत जो है खड़ी कर दी है, इस बिल को पास करवा के। इस बिल के अंदर आपने जो 46 पॉइंट्स थे जिस पर हमने कहा था कि भाई आप आके बैठे, और ये पॉइंट्स में आप कैसे किसी, कल को शौकत पराचा साफी वैसे रगड़े में है, यहां से निकले अपने ब्लू एरिया के दफ्तर से गाड़ी से, फिर गायब हो जाए, और एक इदारा जिसको ये पूरा लाइसेंस दे दिया है कि वो 180 दिन तक उसको गिरफ्तार रखे और बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी वजह के, और फिर 180 दिन के बाद बोले सॉरी शौकत पराचा साहब, हमसे गलती हो गई, हमने समझा था कि आप फिलहाल पराचा साहब को आप तो सरदार साहब, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, आप तो मुझे मिसाल बना रहे हैं, अल्लाह ना करे। इधर ये होगा। आपको पता है कि आपने उनको मुझे नहीं पता ये कि ये पावर्स पुलिस को दिए गए, एफआईए को दिए गया है, या नैब को दिया गया है, किसको दिया वैसे गया है? 180 नहीं, वो अगर 180 दिन के बाद भी 180 दिन आ सकते हैं। इधर रुकिएगा, मलक अहमद खान साहब, वजीर आजम की तकरीर पे आज मियाँ शहबाज शरीफ ने तंज किया। उन्होंने कहा कि जी वो वालदैन तक पहुँच गए, ग्वाल मंडी में मुहब्बे वतन पाकिस्तानी रहते हैं, जो अपना सब कुछ हिंदुस्तान में छोड़ के आए थे, कुर्बानियाँ दे के आए थे, वो ग्वाल मंडी में रहते हैं। ये बात दुरुस्त है, लेकिन आपकी तरफ से जो रद्द अमल आया उसमें फिर सिलाई मशीनों का जिक्र आ गया, तो कम तो आप भी नहीं कर रहे तंज। वो सिलाई मशीन अलीमा खान की बात होती है, अगर किसी के वालिद का एहतराम नहीं होता, तकलीफ होती है, अच्छी बात नहीं है, तो किसी की बहन पे तंज करना वो भी तो अच्छी बात नहीं है। जी पराचा साहब, यार पता नहीं, हम तो शायद वैसे मिसफिट हैं सारी इन्वायरमेंट में। मैं तो इस ना ही इतनी किसी भी मुखालिफ के बारे में बात करते हुए हम एहतियात का दामन नहीं जाने देते, लेकिन
कुछ बुनियादी बातें जो हैं, जो इस मुल्क की सियासत, इस मुल्क की पार्लियामेंट, इस मुल्क की जमहूरियत, आज़ादी इजहार और जो कही बात है उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं, हमें तो उनसे गर्ज है। अब ये तहरीक इंसाफ की जो रविश है ये हेट स्पीच को बढ़ाती है, इसमें कोई शक नहीं है। इमरान खान उसके सबसे बड़े जो हैं वो प्रोपेंडर हैं, वो सबसे ज़्यादा बात को खुद एक नफरत पे मबनी बात करने के मास्टर हैं। और ये प्रोपोगेशनिस्ट ऐसे ही होते हैं, ये कोई प्राइम मिनिस्टर थोड़ी है। ये बिल्कुल पहले मुझे कोई था, मैं थोड़ा रिगार्ड करता था, लेकिन जब एक बंदे की एक जहनी पस्ती वजीर आजम बन गया तो हर सर जिसके ऊपर दस्तार हो वो साहिब दस्तार थोड़ी होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मुल्क के अंदर कौन कौन वजीर आजम नहीं बना? क्या यहाँ मोइन कुरैशी जैसे लोग भी रह गए, यहाँ गुलाम मोहम्मद जैसे लोग गवर्नर जनरल रह गए, या शौकत अजीज जैसे लोग भी रह गए। कोई एतराज नहीं अगर इमरान खान एक अरसे के लिए इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो गए। लेकिन एक बात मैं आपसे करता जाऊं, ये जो आज जिन पिलर्स पे ये अपनी इमारत खड़ी कर रहे हैं और जिन चीजों को, ये तो इमरान खान खुद बताया ना, ये कोई अपना कौन से रोसा की लड़ी में से है? पूछ तो लें, हम भी पूछ लें जरा। अच्छा, और अगर किसी के बाप का मेफेयर में नहीं था तो ये कैसी बातें करते हैं? या मुझे पेडिग्री गिनाए ना जरा, इमरान खान की क्या पेडिग्री है कि मैं कहां पे जाके गिनूं वो? चले इधर रुकिएगा। आप शीशे के घर में बैठ के लोगों पे, आप मेरी बात सुनिए प्राचा साहब, वी विल नॉट टॉलरेट दिस। अब कोई चोर डाकू गाली दे, अब ये देखना भी जैसे सदाकत बात कर रहा था, ये नेशनल डिस्कोर्स इतना गंदा इन लोगों ने कर दिया है। और ये क्या समझ रहे हैं कि इसके नतीजे में ये स्कॉट फ्री निकलेंगे यहां से? ये किसी को चोर कहेंगे, वो इनके बाप को चोर कहेंगे। ये किसी के मुतल्लिक पूछेंगे, अगर ये ग्वाल मंडी में जिसकी बात ये कर रहे हैं इमरान खान, तो मियां शरीफ की मेहनत को तो जमाना तस्लीम करता है, कौन नहीं करता? क्या उन्होंने अपने हाथ की एम्पायर खड़ी नहीं की? और जब ज़ियाउल हक ने उनकी, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने ये सनत कौमियाई, तो उस वक्त वो कौन सी हुकूमत में थे यार? को बात करते वक्त बंदा जांच लेता है कि बात। चलें, पॉइंट टेकन। इधर रुकिएगा मलक साहब, मुझे नादरीन ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, आज खत आ गया कि मियां नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए वो पाकिस्तानी हाई कमीशन को भेजा जाए लंदन में। क्या खत लिखने से मियां नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे? 22 तारीख तो आ रही है, अदालती हुक्म के मुताबिक हुकूमत ने उनको प्रोड्यूस करना है। ब्रेक के बाद इस इशू पे बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं। सरदार नबील गबोल साहब, मियां नवाज शरीफ के गिर्द हुकूमत घेरा तंग कर रही है, ख़त आज आ गया, वो लंदन जाएगा। लेकिन इससे बढ़ के मैं अगली बात पे आता हूँ। APC अब है 22 को, 2 दिन रह गए। शेख रशीद आज कह रहे हैं कि अपोजिशन कोई अपने साइज से बड़े फैसले नहीं करेगी और वो कर भी नहीं सकती। वाकई अपोजिशन कोई फैसला नहीं कर सकती APC में? देखिए, शेख रशीद की बातों को अहमियत मैं इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि ज्यादा जाहिर है उसको अपनी रेटिंग बढ़ानी है, तो वो भी मेरी तरह ज्यादा जो है ना हवा में तीर छोड़ता है। नहीं, लेकिन शेख साहब की बहुत सारी बातें सरदार साहब वो सच भी साबित होती हैं। मेरी भी बहुत सारी बातें सच साबित होती है। हम हवा में छोड़ते वो तुक्का लग जाता है, इसको तुक्का कहते हैं। तो मैं सियासी तुक्का नहीं मारूंगा अभी, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि देखें APC होगा तो पता चलेगा। कम से कम इस बिल ने और इस मुश्तरका इजलास ने मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी को इकट्ठा दोबारा कर दिया, क्योंकि पहले अलग थे। आप ये देखें कि ये पहले खुद एक पेज पे नहीं थे, लेकिन अब ये एक पेज पर आ गए हैं। तो ये APC जो है बड़ा, मैं समझता हूँ कामयाब होगा। अब इसके क्या फैसले होंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इमरान खान को भी बड़ा मोहतात होना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल सिर्फ 10 नंबरों से पास हुआ है, 10 मेंबर्स के सपोर्ट से पास हुआ है। और वो भी आज बिलावल भुट्टो भी यही कह रहे थे कि अगर दोबारा गिनती करवाई जाती तो ये गिनती के चक्कर को भी अब अपोजिशन नहीं तस्लीम कर रही। जो आप इकट्ठे होने की बात कर रहे हैं, आज तो शहबाज शरीफ और बिलावल इकट्ठे थे बार कौंसिल की प्री APC में। ये बताइए, आपका सियासत पे बड़ी गहरी नज़र होती है, मरियम नवाज़ साहिबा ने, जो शायद खाकान अब्बासी कह रहे थे कि मरियम नवाज़ साहिबा जाएंगी APC में, ये बड़ा बूस्ट मिलेगा अपोजिशन को या इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला?
देखिए, मरियम इस वक्त मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून की फ्रंट की खिलाड़ी है और पसंद भी की जाती है काफी। मेरी नजर में इस वक्त मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप में वो सबसे आगे हैं। लोगों के हवाले से भी जो पंजाब के लोग जिस तरह उनको पसंद करते हैं, और वो नजर भी आता है कि जब वो जाती हैं बाहर तो इतने बड़े हजारों का मजमा जो जमा हो जाता है। तो अगर मरियम उसमें आ जाती हैं, शहबाज शरीफ भी बैठा हो, मैं समझता हूँ कि एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी होंगे तो एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। कम से कम ऑपोजिशन इकट्ठी होगी। और इमरान खान के लिए जैसे मैंने आपको कहा ना कि 10 का नंबर की जो है जो घंटी बजी है उसपे उसको बड़ा अभी सोचना पड़ेगा कि ये जो 10 लोग हैं, ये 10 लोग इधर उधर भी हो सकते हैं। चलें इधर रुकिएगा। सदाकत अली अब्बासी साहब, फॉरेन सेक्रेटरी साहब को आज खत आ गया, खत अब लंदन जाएगा। एपीसी हो रही है, ये जॉइंट सेशन में जो कुछ अपोजिशन के साथ हुआ रवैया सख्त हुआ। अब अगर नवाज शरीफ को इस तरह हांट किया जाएगा तो अपोजिशन और रवैया सख्त करेगी। तो आपको कोई फिक्र नहीं लगती कि आप मजीद अपोजिशन को इकट्ठा भी कर रहे हैं और उनको दीवार के साथ लगा रहे हैं, वो ज्यादा फिर रिएक्ट करेंगे सख्त किस्म का? देखें, बिल्कुल ये इकट्ठे हैं और ये इकट्ठे सिर्फ एक बात पे हैं, वो है चार्टर ऑफ करप्शन। हम समझते हैं जितना ये माइंड करें, हम कोई किसी की जाती बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एक असूल की कि 1991 में मियां नवाज शरीफ लेके आते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट, जिसके तहत बाहर से जो भी पैसा लेके आएगा उससे कोई नहीं पूछेगा। लिहाजा यहाँ से करप्शन करो, यहाँ से कमीशन लो, यहाँ से किकबैक्स लो, बाहर भेजो, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर भेजो और उसके बाद उसको वापस ले आओ और वह जायज़ पैसा है। हमें मियाँ साहब के किसी खुदा ना खास्ता कोई ग्वाल मंडी का मसला नहीं है। आज वो मेफेयर फ्लैट्स में रह रहे हैं, क्या इखलाकी जवाज है कि वो एक मुल्क का वजीर आजम, एक लीडर जिसके पास कोई सबूत नहीं है उस पैसे का, और वो पैसा पाकिस्तान का पैसा है। तो हमारा इसका जवाब दें आप, हम आपसे सवाल कर रहे हैं। आप इसके बजाय ठीक है, इनका क्या इनको एतराज क्या है एफएटीएफ पे कि मनी लॉन्ड्रिंग को नैब से निकालें, मनी लॉन्ड्रिंग हमें करने दें। वैसे ये एमन फील्ड वाले केस में अब्बासी साहब, एमन फील्ड केस में जो रेफरेंस था उसमें तो जमानत मिल गई थी मियां नवाज शरीफ को। देखिए, जमानत मिलने का मतलब ये तो नहीं है ना का इल्जाम आप तो मुझे बताए ना, लंदन में वो फ्लैट है मेफेयर में कि नहीं है जहां मियां साहब इस वक्त तशरीफ फरमाए? कोई सबूत है? जाली ट्रस्ट डीड और कतरी खत ये देते हैं मुल्क के लीडर। ऐसे रहनुमा होते हैं कि आपके पास कोई सबूत ही नहीं है, ऊपर से आप कहते हैं गालियां देते हैं। वो क्या था जब आप जरदारी साहब को और मोहतरमा को आप कहते थे? वो क्या था आपने पेट फाड़ने वाला? वो क्या था घसीटने वाला? उस वक्त वो सदर मोहतरम थे पाकिस्तान के, जब शहबाज शरीफ साहब उनके पेट फाड़ के, उनके गले में रस्सी डाल के उनको लाड़काना में, लंदन में लाड़काना और लाहौर की गलियों में घसीटते थे। अब आपको भूल गया सारा। हम एक बात करते हैं, हमें ना किसी के बाप से कोई गरज है, ना किसी की अमारत से, ना गुर्बत से। सियासत में आओगे, पैसा कमाओगे तो मेरे भाई हिसाब देना पड़ेगा, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो जरदारी साहब है, चाहे नवाज शरीफ है। हम आपके लिए नहीं, हम पाकिस्तान के गरीब आवाम की बात कर रहे हैं जिनको बिजली के महंगे मंसूबे देके आप आज ने महंगाई की हुई है। आज आप बातें करते हैं कौम की, महंगाई आपकी वजह से है, महंगाई की वजह ये मेफेयर फ्लैट। आपका नुक्ता आ गया जी। मलक साहब, अदालत का हुक्म है। अब ये इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं कह रहे, ना बैरिस्टर शहजाद अकबर कह रहे हैं, ना फ़रोग नसीम साहब कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ को वापस लाया जाए। अदालत ने कहा कि उनको गिरफ़्तार करके 22 सितंबर तक वापस लाया जाए। हुकूमत हाई कमीशन के ज़रिए वहाँ लिख सकती है आए या ना आए, लेकिन ये घेरा तंग तो हो रहा है। आपकी पार्टी के लिए फ़िक्र की बात तो ज़रूर है ना ये? देखिए पराज साहब, ये जो अदालत का फैसला है ये अपीलेबल है, इसके खिलाफ हम सुपीरियर कोर्ट में चले जाएंगे। एक नुक्ता नज़र है जिससे मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है, और ये कोई किसी स्टेट्यूट के अंदर से निकाल के बात नहीं लिखी। जज ने एक अपनी डिस्क्रेशन यूज़ की है, ठीक है, उन्होंने फैसला दिया, हम अपील कर लेंगे। इसको ज़रा एक तरफ रख लें, इस पर बाद में बात करते हैं। ये इनको जब एक शर्मिंदगी जो होती है ना, वो किसी के कुछ चीज़ों के साथ मुंसलिक होती है। फैसला किसके? अरशद मलिक का,
किसने फैसला दिया? उसको हाई कोर्ट की डिसिप्लिनरी कमेटी ने, कि उसने जो फैसला दिया है किस के तहत दिया है, उसकी अपनी स्टेटमेंट है। उसके बाद भी अगर ये लोग इस बात के बयानिए के ऊपर खड़े होकर उसको ड्रमबीट करते हैं तो फिर उसको उस शर्म किसी को इंजेक्ट तो नहीं की जा सकती ना। यानी एक इतना तसुब से भरा हुआ फैसला, वो फैसला एक जज जिसके ऊपर पूरी बात साबित हो गई, और साबित होने के बाद हाई कोर्ट ने डिसिप्लिनरी कंडक्ट इसी बुनियाद पर आपकी अपील रिजेक्ट हुई है ना? अपील में यही चीज थी ना, लेकिन वो तो अदालत में मेरी अपील नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अपील इसलिए नहीं सुनी गई कि एक नॉर्मल प्रैक्टिस ये है कि जब आप किसी बेंच के सामने अपीलेट जुरिस्डिक्शन में जाते हैं तो वहां पर आप खुद पेश होते हैं, आप कोर्ट के सामने होते हैं, तो आपकी अपील सुनी जाती है। अभी उसके मेरिट्स की तो बात ही नहीं है बीच में, ये बात की बात है। फिल वक्त हम सिर्फ इस नुक्ते पर हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाए कि पैसा कौम का लूट के, कौम का पैसा लूट के, ये बयानियां बड़े शद्दो मद के साथ ये इन्होंने पीटिया है। वो यार, वो तो एक इस्टेब्लिश्ड उनकी एक इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड थी, उनकी एक नोटेड वेल्थ थी, उनके चलते कारखाने थे जो 1977 में थे, वो 1985 तक के, ये इनका जो वो चैंपियन है अकाउंटेबिलिटी ज़ार, ये शहजाद अकबर, उसके साथ मैंने बैठ के एक टीवी प्रोग्राम पे सारे डॉक्यूमेंट्स रख के बात की, एंड देन देयर वाज नो आंसर। अब ये सदाकत अब्बासी वगैरह को हमने क्या कहना है, लेकिन ये पैसे जो चंदे के पैसे मांगने के बाद ये बनी गाले शाले बना के बैठे हैं, ये कहा के, ये कोई बात है करने वाली? जिनके अपने पैसे हैं उनसे सवाल होंगे, और जो लोगों के अगर ये कोई यूनाइटेड स्टेट्स हो ना, और आप पब्लिक मनी इकट्ठी करें ऑन द काउंट ऑफ डोनेशंस, और पब्लिक मनी इकट्ठी करने के बाद आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स में फर्क हो, तो उसको प्रोब करते हैं वो कि कैसे हुआ, वहां पर सवाल होता है। ये जो वेस्ट की मिसालें देकर हमें सुनाते हैं, एक जिनके अपने पैसे हैं उनसे तो आप सवाल पूछेंगे कि वो मेफेयर में अपार्टमेंट्स कैसे लेते हैं, और एक उनसे उनके बिजनेस, और अगर करप्शन किकबैक ठेके 3 साल हो गए हैं बस सर पीटते हुए, पूरी गवर्नमेंट आपने पूरे रिसोर्सेज लगा दिए, कौन नहीं लगा इस काम के ऊपर जिसने इसमें से ढूंढे? मुझे किसी एक किकबैक का कोई एक प्रोसीड ऑफ क्राइम तो अलर्ज करके दें, किसी एक जगह पर बताएं कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मियां नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के जिम्मे पैसे लगते हैं, उनके प्राइवेट बिजनेसेस में से, उनके उन बिजनेसेस में से कि जी ये पैसे इनके पास। और ये जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की बात कर रहे हैं आप, आज मैं परस साहब आपको ये मेरी सजेशन होगी, आपको कॉल एनी बिजनेसमैन, उस ऑनेस्ट बात पूछें कि अगर 1992 के पोस्ट ये एटॉमिक आपके जब आपने डिक्लेयर कर दिया, आपने धमाके कर दिए, तो उसके बाद अगर आप ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लॉज ये जो थे, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट जो थी, अगर ये आप ना लेकर आते इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट, और ये फाटफ का सब्जेक्ट नहीं है, ये झूठ बोलते हैं, ये इनके वजीर आजम से लेकर नीचे तक द्रोह लोग हैं, ये पूरी कौम को बेवकूफ बना रहे हैं। ये इनसे पूछे कि उसके अंदर जो लोग थे जो सिक्योरिटी काउंसिल की, यूनाइटेड नेशंस की करारदादों के साथ मुत्तफिक थे, वो किसकी गोद में थे, किन के साथ अलायंसेस थे उनके, इस इलेक्शन में किसके साथ थे वो? खुदा का खौफ करो यार। यू लाई थ्रू योर। चलिए मलक साहब, पॉइंट आ गया। हमें कहते हो मुल्क दुश्मन है, पॉइंट आ गया आपका। ये क्या बात होगी? आपका नुक्ता नजर आ गया फैटफ के हवाले से, इधर भी बातें होती रही। पहले मुझे ब्रेक लेना है। धमाके हुए थे और 91 में हुआ था, 98 में धमाके हुए थे, और 91-92 में इकोनॉमिक। इधर रुकिएगा, दोनों से इधर रुकिएगा, मैं ब्रेक लेता हूं नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम असल मुद्दे की तरफ आएंगे। एक ऐसा साने हुआ, पूरी कौम को अफसोस है, बयानात आते रहे, फिर बयानात के बाद माफिया मांगी जाती रही, सॉरी का किया जाता रहा, लेकिन अभी तक आबिद उधर ही है। तशद्दुद की जो दूसरी बातें हैं, मैंने इस्लामाबाद के वाक़या की बात की, मरी की वाक़या की बात की, आज शेख रशीद ने एक और अहम बात कर दी कि यहाँ साजिश की जा रही थी कि पाकिस्तान के अंदर फिरका वाराना फसादात करवाए जाएं, और वो लोग गिरफ्तार भी कर लिए गए। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं। सरदार नबील गबोल साहब, लाहौर में वाक़या हुआ, लाहौर सियालकोट मोटरवे पर एक सान्या हुआ, वाक़या भी नहीं है। CCPO ने बयान दिया, फिर उन्होंने मादरत कर दी। मियां शहबाज शरीफ ने तकरीर की असेंबली में, मोटरवे का हवाला दिया, मादरत कर दी। बयानात आते रहे,
लेकिन अभी तक आबिद अली गिरफ्तार नहीं हुआ। मरी में फिर एक फैसलाबाद की फैमिली को मारा गया, फिर इस्लामाबाद के रेड जोन में आबिदा राजा एक MP हैं PTI की, उनके खामद ने जज को मारा, बाकायदा जज को फायर करना पड़ा अपने दिफा में। ये तशद्दुद के वाक़यात क्या, किस माइंड सेट को, किस ट्रेंड को क्या मैसेजेस दे रहे हैं? ज़ाहिर है बड़ा नेगेटिव मैसेज है। मुझे आप बताएं कि ये जो बहुत बड़ा वाकया हुआ है जो मोटरवे वाला है, उसमें भी जो है जिस तरीके से रिमार्क्स दिए गए, जिस तरीके से पार्लियामेंट में कहा गया कि जी ये वाकया मोटरवे पे नहीं हुआ है। ओ भाई, हम मोटरवे की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि ये जो वाकया हुआ है, इस वाकये में मरकजी किरदार अभी तक मफरूर है। पूरी पंजाब की पुलिस लगी हुई है, पूरी पंजाब की पुलिस, ऐसे इम्पॉसिबल है कि पुलिस पकड़ नहीं सके। वो कोई इतना ताकतवर नहीं था कि वो मुल्क छोड़ के चला गया है। आप सियासतदान को तो फौरन गले से पकड़ लेते हैं, बगैर एविडेंस का, बगैर किसी चीज का उसके ऊपर 13 किलो हेरोइन लगा देते हैं, राना सनाउल्लाह जैसे लोगों के ऊपर, ख्वाजा आसिफ जैसे लोगों के ऊपर। लेकिन आप एक इतने बड़े मुजरिम को पकड़ नहीं सकते। तो ये सवाल बनता है कि भाई कहाँ गई रियासत मदीना? आपने कहा कि वसीम अकरम प्लस मैंने रखा है वजीर आला, और आप खुद कहते ये बेचारा अच्छा है लेकिन ये मीडिया का सामना नहीं कर सकता है। तो भाई मेरे, आप मीडिया का सामना करने वाले किसी चीफ मिनिस्टर को लाए, उस चीफ मिनिस्टर को लाए जो कम से कम लोगों को यहाँ पर इतना बड़ा, मैं समझता हूँ, सानिया हुआ है। बाकी ये जो आपने कहा है कि ये जो जज को थप्पड़ मारा है, और ये तो अगर आप डेली का ये निकाले ना थानों की रिपोर्टें, तो आपको पता चलेगा कि जितने जराइम पंजाब में हो रहे हैं कि अनबिलीवेबल है, इतने जराइम, और ये तो टीवी में मीडिया में आते भी नहीं है। ये तो चंद ऐसी चीजें जो मीडिया में है। तो मैं समझता हूँ एक फेल्ड सूबाई गवर्नमेंट है आपकी फेल्ड वहां पर पुलिस है। आप एक CCPO को, इतना सोशल मीडिया में आप पर प्रेशर आया कि CCPO को हटाएं, आपने CCPO की जगह जो है IG को हटा दिया इस CCPO के लिए। चले इधर रुकिएगा सरदार साहब, इधर रुकिएगा। मलक साहब, ये जो शेख रशीद ने आज बात की, बड़ी अलार्मिंग है कि एक साजिश की जा रही थी मुल्क में फ़िरका वाराना फसादात कराने की, लोग गिरफ्तार हो गए जो इस साजिश का हिस्सा थे। ये तो ख़तरनाक बात है। हम इधर आपस में सियासी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी। आप भी गुस्से में रहते हैं, हुकूमत भी गुस्से में रहती है, और मुल्क दुश्मन अनासर इस हद तक पेनिट्रेट कर चुके हैं कि वो अब फ़िरका वाराना फसादात की साजिश कर रहे हैं। नहीं पराज साहब, आप जानते हैं हम तो किसी बात पे हम तो रिएक्ट कर रहे हैं सिर्फ उस नॉनसेंस के खिलाफ जो अब टॉलरेट नहीं होती। और अगर अब कोई करेगा तो बिल्कुल हकाइक पर मबनी बात करेंगे, और अगर कोई किसी को चोर डाकू कहेगा तो उसके बाप तक बात जाती है, हमें एतराज कोई नहीं, हम करेंगे। मसला सिर्फ यहां तक है कि मेरे जैसा एक मॉडरेट आदमी, मैं कभी किसी के साथ ओए करके बात नहीं करता। मैं हमेशा एक एहतियात का दामन रख के छोड़ता हूं। मैं कोई बड़ा कोई अनार्किस्ट, कोई बड़ा एजिटेशनिस्ट आदमी नहीं हूं। मैं कोशिश करता हूं कि किसी तरह से मामला फहमी के साथ बात चले, लेकिन देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग। अब क्या करें? अगर अभी ये एक फेडरल मिनिस्टर एक स्टेटमेंट दे रहे हैं और फेडरल मिनिस्टर कह रहे हैं कि एक सेक्टेरियन उन्होंने कोई ऐसी साजिश, तो उसकी रिफ्लेक्शन जो है फेडरल मिनिस्टर की स्टेटमेंट से पहले सोशल मीडिया पे, कन्वेंशनल मीडिया पे इस मुहर्रम उल हराम के महीने के बाद से कुछ न कुछ हम उसको गेज कर रहे थे, कहीं ना कहीं नजर आ रहा था। ये एक मुनाफरत पे मबनी, हेट स्पीच पे मबनी। और ये कैसे होता है? ये फ्लो फ्रॉम टॉप करता है। जब आपकी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर इतनी हेट स्पीच होगी, इतनी पोलराइजेशन होगी, तो नॉर्मली फिर जो बाकी डिसेंटिंग पोजीशंस पे खड़े लोग होते हैं, चाहे वो मजहबी अकीदे के मुताबिकत से बात कर रहे हो, तो वो अपनी बात को ज्यादा प्रोपगेट करते हैं, और जिसके अंदर कोई थोड़ी हेट पे बेस्ड बात होती है वो ज्यादा फिर वो मीडिया के ऊपर सर्कुलेट करती है। और अगर इसके अलावा कोई साजिश पकड़ी गई है और उस साजिश के कोई ताने बाने ऐसे मिलते हैं कि जैसे फेडरल मिनिस्टर कह रहे थे, और वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो उसके बनाने वाले थे वो कॉन्स्पिरेटर्स थे या जो भी थे, उनको गिरफ्तार किया, तो दैट इज एन अचीवमेंट फॉर द गवर्नमेंट। चले इधर रुकिएगा मलक साहब, इधर रुकिएगा। अब्बासी साहब, आप इधर ही रहते हैं। शेख रशीद ने जो बात की, पिंडी इस्लामाबाद के हवाले से बात की, पिंडी ही आपका मतलब है हल्का है, पिंडी डिस्ट्रिक्ट में मरी है जहां से आप इलेक्शन जीते हैं।
ये कितनी ख़तरनाक बात है। और अगर लोग पकड़े गए हैं तो हुकूमत कुछ बताए तो सही, कौन था इस साजिश के पीछे, किस तरह की साजिश थी, ताकि मुआशरा तो अलर्ट रहे। ये ना हो कि जैसे सोशल मीडिया पे या अदरवाइज नफ़रतें फैलती जाती हैं, फिर खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ा तसादुम ना हो जाए। नहीं, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि जो हमारा ये सेक्टेरियन वाला जो एक अजाब इस कौम पे रहा, उससे के हवाले से बहुत ही एहतियात बरतनी चाहिए। मैंने शेख साहब का बयान नहीं सुन सका, मैं आज मसरूफ़ रहा हूँ, लेकिन जो बाकी बातें आपने की मैं उस पर कमेंट करना चाह रहा हूँ। आपने मरी के हवाले से भी बात की, तो देखें कुछ ये जो सोशल मीडिया पे एक हाइप बन जाती है, बाज़ औक़ात वो बिला वजह भी बन जाती है। मैं इस वाक़े को पता करने के लिए ख़ुद मरी गया था और मैंने दोनों पार्टियों का मौक़िफ़ सुना है। एक छोटी सी स्कफल हुई है, दोनों तरफ से खवातीन थी और वो खातून जो है वो दोनों तरफ से खवातीन कहा कि हमारे साहब को खुदा का खौफ करें, दोनों तरफ से कहा। वीडियो हम फिर प्ले कर देते हैं, होटल के लड़के मार रहे हैं खवातीन को, लेकिन ये बहरहाल टॉपिक नहीं है मेरा। आप आगे चलें, जो मैं इसलिए कह रहा हूँ बात कर रहे हैं। सुने मैं आपको वो कह रहा हूँ कि वो एक वीडियो मेरे पास भी है। बहरहाल ये इशू सोशल मीडिया पे हाईलाइट हो जाते हैं और वो मेरा ख्याल है कि इसका जो खासकर सेक्टेरियन के बारे में बहुत एहतियात करनी चाहिए। बाकी एक बात मैं एपीसी पे रह गया, मलिक साहब जरा गुस्से भी हो गए पिछले वक्फे में कि हमें बुरा भला कहते हैं। मैं कहता हूँ एपीसी में सिर्फ इतना काम कर दें कि एपीसी वालों को कह दें 3-4 साल पहले खाली अपने बयान उनको सुना देना, तो मेरी बात मलिक साहब को सच लगेगी। हेट स्पीच और ये जितनी बातें कर रहे हैं कि हम हेट स्पीच फैलाते हैं और हम उनके बापों तक चले जाते हैं, बिल्कुल सबके बापों का एहतराम है, लेकिन शहबाज साहब से कहें वो जरा अपनी 5 साल पुरानी तकरीरें बिलावल साहब को सुना दें, बिलावल साहब अपनी तकरीरें और वालिद साहब की तकरीरें सुना दें, मेरा केस स्टैब्लिश हो जाएगा। मुझे और इमरान खान को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम एक एजेंडा पे आए हैं, पाकिस्तान से करप्शन को खात्मे को आए हैं और ये शायद नैब के खात्मे पे आए, इसलिए हमारा इतना इख्तिलाफ है। चलें, बहुत शुक्रिया सदाकत अली अब्बासी साहब। ये कौमी डिबेट है और हम बहुत शुक्रिया सदाकत अली अब्बासी साहब, आपने वक्त दिया। सरदार नबील गबोल साहब बहुत शुक्रिया। मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब आपका शुक्रिया। नाजरीन, अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।